स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। भारतीय रुपए के इंटरनेशनलाइजेशन के लिए आरबीआई के इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप आईडीजी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिए हैं। रुपए का इंटरनेशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में डोमेस्टिक करेंसी के इस्तेमाल को प्रमोट किया जाता है। हालांकि इस रास्ते में कई चैलेंजेस भी होते हैं। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। दरअसल कोई करेंसी तब इंटरनेशनल मानी जाती है जब उसे वर्ल्ड वाइड एक्सचेंज के मीडियम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी तरह से जैसे घरेलू स्तर पर होता है। इंटरनेशनल करेंसी के 3 फंक्शंस होते हैं: मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। इंटरनेशनल करेंसी किसी भी देश की सीमाओं से परे जाकर जारी करने वाले देशों के अलावा अन्य देशों में भी चलती है। किसी देश की करेंसी का उस देश से बाहर यूज होना ही करेंसी इंटरनेशनलाइजेशन कहलाता है। किसी करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि दूसरे देशों में उस करेंसी की डिमांड कितनी है। ये डिमांड इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हो सकती है, इसे रिजर्व करेंसी या सेफ हेवन करेंसी माना जा सकता है, या इसे दूसरे देशों में इनडायरेक्ट एक्सचेंज के मीडियम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पिछली करीब 1 सेंचुरी से अमेरिकी डॉलर मजबूती के साथ ग्लोबल करेंसी बना हुआ है। इसके लिए तमाम कारण उत्तरदायी हैं। मसलन अमेरिकी इकोनॉमी का साइज, टेक और फाइनेंशियल नेटवर्क की रीच, यूएस मार्केट की डेप्थ और लिक्विडिटी, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी और दूसरी करेंसी में इसकी कन्वर्टिबिलिटी। एक सवाल ये भी उठता है कि करेंसी इंटरनेशनलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या है। एक्चुअली जब किसी देश की करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन हो जाता है तब वो अपने फाइनेंशियल मार्केट को और व्यापक कर लेती है। ऐसे में डोमेस्टिक फर्म्स इंटरनेशनल लेवल पर अपनी ही करेंसी में एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स कर लेती हैं और उन्हें एक्सचेंज रेट के उतार चढ़ाव और झंझट से राहत मिलती है। ऐसा होने से डोमेस्टिक फर्म्स आसानी से इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहुंच बना लेती हैं, क्योंकि उन्हें करेंसी एक्सचेंज से मुक्ति मिल जाती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए इससे नए नए अवसर पैदा होते हैं। हालांकि इसके उलट बाहरी लोगों को भी डोमेस्टिक मार्केट में एंट्री मिल जाती है। वैसे ये सरकारों पर डिपेंड करता है कि वे दूसरों के लिए क्या क्या लिमिटेशंस तय करती हैं। डोमेस्टिक करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन होने से एक फ़ायदा ये होता है कि कैपिटल कॉस्ट कम हो जाती है और इसका कम होना इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन को बूस्ट करता है। इससे अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आती है और ग्रोथ बढ़ती है। यदि किसी देश की करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन हो जाता है तो सरकारें भी अपने बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए इसका फ़ायदा उठाती हैं और इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी डेट को चुकाने के लिए डोमेस्टिक करेंसी का इस्तेमाल करती हैं। इससे फॉरेन रिजर्व मेंटेन करने की भी बहुत टेंशन नहीं रहती। लेकिन इसमें कई तरह की चुनौतियां भी हैं जिन पर भी बात करना ज़रूरी है। दरअसल करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन होने से इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी सप्लाई और डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी में कन्फ्लिक्ट होने लगता है और इसे ही ट्रिफिन डिलेमा कहते हैं। इससे मार्केट एकदम ओपन हो जाता है, जो बाहरी झटकों या खतरों से डोमेस्टिक मार्केट को प्रभावित करने वाला बना देता है और इससे कभी भी कोई भी मार्केट में फंड डाल या निकाल सकता है। नतीजा ये होता है कि इससे करेंसी की डिमांड में अनस्टेबिलिटी आ जाती है, जो अंत में जाकर मॉनेटरी पॉलिसी को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या रुपया इंटरनेशनल करेंसी बन सकता है। पिछले 2 डिकेड्स में भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक बनकर उभरा है। जाहिर है इस वजह से ये इन्वेस्टर्स के लिए सबसे आकर्षक देश बना है। कोविड और दूसरे समय में ग्लोबल इकोनॉमी में जहां निगेटिव ट्रेंड छाया रहा, वहां भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत के आसपास के देशों में ये देखने में आया है कि यहाँ इंडियन करेंसी यानी रुपए में लेन देन हो रहा है। इन कंट्रीज़ में सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, श्रीलंका, यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत, ओमान, कतर और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश शामिल हैं, जबकि भूटान और नेपाल में भारतीय रुपए को तो कानूनी मान्यता मिली हुई है। ऐसी सिचुएशन में इंडियन रुपए के इंटरनेशनलाइजेशन के लिए परिस्थितियाँ काफ़ी फेवरेबल लग रही हैं। इसके साथ ही ये तर्क भी दिया जाता है कि अगर यूएस डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करनी है तो बाइलेटरल करेंसी स्वैप अरेंजमेंट्स इसके लिए ब्लूप्रिंट उपलब्ध करा सकते हैं। यहाँ ये जानना भी इंटरेस्टिंग है कि चाइना भी इन्हीं बाइलेटरल स्वैप्स एंड लाइंस ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस में अपनी करेंसी रेनमिनबी के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए करता है।
आरबीआई की रिपोर्ट में इन रिकमेंडेशंस को समय के अनुसार लागू करने के क्रम में बांटा गया है और इनके लिए जो टाइम फ्रेम डिसाइड किया गया है वो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, मैक्रो इकोनॉमिक प्रायोरिटी और सुटेबिलिटी ऑफ अकम्पनिंग प्री रिक्विसाइट्स पर डिपेंड करता है। फिलहाल इस दिशा में शॉर्ट टर्म में भी कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और उठाए जा सकते हैं। एशियन क्लियरिंग यूनियन जैसी मल्टीलैटरल मैकेनिज्म्स में भारतीय करेंसी को एडिशनल सेटलमेंट करेंसी के रूप में स्वीकार कराने की कोशिशें होनी चाहिए। बाइलैटरल ट्रांजैक्शंस के लिए लोकल करंट सेटलमेंट फ्रेमवर्क की सुविधा उपलब्ध कराना और समकक्ष देशों के साथ लोकल करेंसी में बाइलैटरल स्वैप अरेंजमेंट्स ऑपरेशनलाइज कराना। भारत और भारत के बाहर नॉन रेजिडेंट्स के आईएनआर अकाउंट्स खोलने को एनकरेज करना। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए दूसरे देशों के साथ इंडियन पेमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा रहा है। भारतीय रुपयों में अपना ट्रेड सेटलमेंट करने वाले एक्सपोर्टर्स को इक्विटेबल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराना। मसाला बॉन्ड्स पर लगने वाले टैक्स को रिव्यू करना। यदि ऐसा होता है तो भारत को लंबे समय में दूसरे देशों के साथ ट्रेड में फायदा होगा और आगे चलकर रुपया एक ऐसे स्तर पर पहुंच सकता है जब दूसरे देशों द्वारा उसे व्हीकल करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। आईडीजी ने यह रिकमेंड किया है कि आईएमएफ की स्पेशल ड्राइंग राइट्स बास्केट में रुपए को शामिल करने की कोशिशें होनी चाहिए। इस तरह कुल मिलाकर देखा जाए तो करेंसी के इंटरनेशनलाइजेशन से एक्सचेंज रेट का रिस्क कम होता है, कैपिटल ड्यू की कॉस्ट कम होती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में बेहतर पहुंच बन पाती है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से जुड़ी चिंताएं कम हो जाती हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।